नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक दिन मैं राहुल गांधी की मैंने पदयात्रा देखी और आज मैंने आपको बताया था कि एक मैसिव टर्नआउट है और ये 2024 के लिए समझिए कि करो या मरो की स्थिति में है। कांग्रेस डू एंड डाई की स्थिति है और लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा हथियार मिल गया है, जिसको अगर हम माइथोलॉजिकल टर्म में कहो तो संजीवनी मिल गई है। और कांग्रेस ने अब ऐलान किया है कि राहुल गांधी की जो ये लगभग जो 150 दिनों की 4000 किलोमीटर की यात्रा है, उसके बाद ठीक उसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा पश्चिम का जो हिस्सा है उसको लेकर उन्होंने अब अनाउंस किया है कि वो एक बड़ी पदयात्रा करेंगे गुजरात से लेकर अरुणाचल तक। तो आप सोचिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सरकार भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, लोगों को बात करनी पड़ेगी। फिलहाल गुजरात मॉडल 2024 में फेल होता दिख रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मनमोहन सिंह भी 10 साल इस देश में प्रधानमंत्री बन के गए थे, नेहरू भी रहे हैं, इंदिरा गांधी भी रही है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की एक चुप्पी थी, जिस तरह का ट्रोल चल रहा था, जिस तरह से जो दबी छुपी बातें थी उसको लोग लिखने पढ़ने लगे थे। लेकिन सवाल यही है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे सपा हो, बसपा हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, उनकी क्या रणनीति होगी। नीतीश कुमार ने अपना गेम अपनी बाजी खेल दी है। चंद्रशेखर यादव रावण से उनकी मुलाकात हुई है, बहुत अहम मुलाकात है, शानदार चीजें हैं ये सब। लेकिन आप कल्पना कीजिए, दो बड़े नेता हैं, दो बड़े कम्युनिटी के बड़े नेता हैं। ओवैसी साहब को मैं बड़ा नेता मानता हूं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती सबसे बड़ी नेता है इस देश का। इन दोनों पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन सवाल है कि अगर वो जो विपक्ष की यूनिटी बन रही है, अगर उसमें मायावती जी नहीं आती हैं तो यकीन मानिए उनकी पूरी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। वहीं अगर ओवैसी इस अलायंस में नहीं आते हैं तो उनकी भी पूरी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो मुस्लिम समाज और शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। मुस्लिमों के साथ जाति धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, उनको मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके यहां तक कि संवैधानिक अधिकार उनका खतरे में है। सीएनआरसी के जरिए उनको कहा जा रहा है कि आप भारतीय हैं, ये साबित कीजिए। वही शेड्यूल कास्ट जिसको अछूत समझा गया, शूद्र समझा गया, जिनके पास न जमीनें हैं, न व्यापार है, न एजुकेशन था, वो जो भी उन्होंने अपने लिए मेहनत से संविधान की बदौलत, रिजर्वेशन की बदौलत उन्होंने एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ है। लेकिन जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है और जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी बढ़ा है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा है, उसके बाद वो तबका सबसे ज्यादा हाशिए पर महसूस करता है अपने आप को। लेकिन वो एजुकेशनली और पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। वही दूसरा एक सबसे बड़ा तबका है, कम्युनिटी है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके पास कुछ नहीं है, न वो एजुकेशनली हाई लेवल पे है, अवेयरनेस है, थोड़ी सी जमीन है उनके पास, गाय है, भैंस है, कमाते खाते हैं, लेकिन उनके पास उनका जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भागीदारी बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या देख लीजिए, एक ओबीसी के जज हैं, एक शेड्यूल कास्ट हैं, एक माइनॉरिटी से हैं, ये स्थिति है। आप कैबिनेट सेक्रेटरी देख लीजिए, पीएमओ में देख लीजिए, 75 के करीब आईएएस होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, जो इस देश के तमाम बड़े फैसले करते हैं, वहां उनकी भागीदारी नहीं है। मंत्रिमंडल आप देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर किसके पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, एजुकेशन किसके पास है। तो ये तमाम जो पावरफुल जो जगह है, जहां से पावर सेंटर्स जिसको हम लोग कहते हैं, बिजनेस में उनकी भागीदारी नहीं है। उनकी बहुत पॉलिटिकल चर्निंग हो रही है। जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन ने कल जिस तरह से अनाउंसमेंट किया है कि हम 27% रिजर्वेशन एट एनी कॉस्ट इंप्लीमेंट करेंगे ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को और ट्राइबल के रिजर्वेशन को। एक बड़ा मसला है, 15 से 20 करोड़ ट्राइबल की आबादी है इस देश में, आज भी वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है। इस देश में सिर्फ एक ट्राइबल मुख्यमंत्री है आज के डेट में। आजादी के 75 साल बाद ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, वो भी टोकनिज्म है। तो सोचिए, ये सब सवाल पैदा होता है। इस देश में 60% आबादी ओबीसी की है, उसके कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने सेक्रेटरी हैं? और सवाल मुख्यमंत्री और मंत्री का नहीं है,
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को ओबीसी प्रोजेक्ट किया था, 27 ओबीसी के मिनिस्टर्स बनाए गए, उनका पोर्टफोलियो चेक कीजिए, उनके मंत्रालय में क्या है। सवाल यह है कि उनके हक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। सवाल यह है कि जितना ज्यादा निजीकरण बढ़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो चांसेज है, जो उनके लिए मौका है, वो खत्म हो रहा है। ये बात जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो पहली नस्लें हैं, जो हायर एजुकेशन में आ रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रही है, जो सोशल मीडिया पर आ रही है, वो समझ रहे हैं कि उनके लिए मौका खत्म हो रहा है। सोचिए, कल्पना कीजिए, 15 से 20% भी आबादी अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लोगों को। कल मैं हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का एक भाषण सुन रहा था। भगवंत मान उनके मंच पर है, अरविंद केजरीवाल उनके मंच पर है। आप सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल यूथ फॉर इक्वालिटी चलाते थे, सवर्ण समाज से आते हैं, आरक्षण के बड़े खिलाफ रहे थे। कल एक सवर्ण समाज के युवा ने पूछा, वही सारा जो घिसी पिटा उनका जो लॉजिक है, जिसमें कोई दम नहीं है। सोचिए, 49.5% रिजर्वेशन है इस देश में 90% लोगों को, 49.5%, मतलब 51% जो जगह है वो 10% लोगों के लिए है। और वो लोग अपने लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं और उसका ठिकरा एससी एसटी ओबीसी पर फोड़ते हैं। मैं आपको समझाता हूं। सोचिए, स्वरूपा सरस्वती जो शंकराचार्य थे, उनकी निधन हो गया। प्रियंका पासवान ने उन पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट लिखा कि शंकराचार्य आरक्षण विरोधी थे और जातिवाद को मानते थे। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि शूद्रों और अछूतों को मंदिर नहीं आना चाहिए। इसको लेकर प्रियंका पासवान को ट्रोल किया जा रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, आप सोचिए, अगर एससी एसटी ओबीसी है कोई, अगर 49.5% रिजर्वेशन है उसको, अगर वो मेडिकल के इंट्रेंस में उसको रिजर्वेशन मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एमबीबीएस की परीक्षा में रिजर्वेशन मिलेगा। वहां जब वो दाखिला मिल जाता है तो एमबीबीएस की परीक्षा वो वैसे ही पास करता है जैसे जनरल लोग करते हैं। इंजीनियरिंग, आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं, आईआईटी के दाखिले में उसको एडमिशन मिलता है, लेकिन उसके साथ भेदभाव कितना होता है वो समझिए। मेडिकल में, एमबीबीएस में, एमडी में, आईआईटी में, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में उनको फेल कर दिया जाता है। भारत में आप हटा दीजिए इंटरव्यू हटा दीजिए, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लड़कों के बच्चों की मेरिट चेक कर लीजिए। अभी नीट में ओबीसी की बच्ची ने सबसे ज्यादा ऑल इंडिया टॉप किया है। सबसे ज्यादा जो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जो एक लब का अंगूठा काटा जा रहा है, वो इंटरव्यू के जरिए काटा जा रहा है। तो मैं वो अरविंद केजरीवाल का मैं भाषण सुन रहा था। एक सवर्ण समाज का युवा कहता है कि मेरे से कम नंबर वाले एससी एसटी ओबीसी को दाखिला हो गया। उसको समझाइए कि सर, आपके पास 15% आपकी आबादी है और 51% संसाधन आपके पास है, नौकरियां आपके पास है, एडमिशन आपके पास है। 49.5% में 90% लोग हैं, और वहां भी जो दाखिला देने वाले लोग हैं वो घोर कास्टिस्ट, मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं। वो आज भी ईमानदारी से दाखिला नहीं दे रहे हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग समझने लगे हैं, बात करने लगे हैं। पहले क्या था, आजादी के समय एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एजुकेशन कम थी। कुछ लोग जो पॉलिटिकली लालू यादव हों या करुणानिधि हों, चाहे कांसी राम साहब हों, चाहे शरद यादव हों, चाहे बाबा साहब थे, ऐसे चुनिंदा मुट्ठी भर लोग थे जो हायर एजुकेशन में थे, पढ़े लिखे थे और वो समाज की दुर्दशा को समझ रहे थे। लेकिन उस समय वो समाज तैयार नहीं था। आज ठीक उल्टा हुआ है। आज पॉलिटिकल लीडरशिप में भले चुप्पी है, लेकिन समाज बड़े पैमाने पर तैयार हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी में 90% लोग ओबीसी में आते हैं। तो ये जो सोशल जो चेंजेस हो रहा है, सोशल जो चर्निंग हो रही है, सोशल जो एसर्शन बढ़ रहा है, ये पॉलिटिकल एसर्शन में भी अब तब्दील होता जा रहा है। सोचिए, सबसे ज्यादा ओबीसी का वोट इस देश में कोई भी सरकार बनेगी वो बगैर ओबीसी वोट के नहीं बनेगी। अगर मुस्लिम एक तरफ वोट करे तो उनकी संख्या 15 से 16%, 20% है। ट्राइबल एक जगह वोट करे तो 15% है। शेड्यूल कास्ट एक जगह वोट करे तो भी 15% है। सवर्ण समाज के लोग एक मुश्त वोट करे तो भी 15% है। ओबीसी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी संख्या लगभग 60% है। 50% भी मान लीजिए तो वो अकेले सरकार बना सकता है। लेकिन उसका चूंकि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से इतना पिछड़ापन है कि वो धर्म के नाम पर वोट करते हैं उस पार्टी को जो पार्टी उनके आरक्षण को खत्म कर रही है। शेड्यूल कास्ट के लोग ये काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन वही ओबीसी अब नब्ज बन गया है। हेमंत सोरेन को समझ में आ गया है। सोचिए, राजस्थान में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस की हार तय है।
उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उन्होंने 27% रिजर्वेशन। सोचिए, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में है 27-28 रिकमेंडेशन है, जिसमें रिजर्वेशन सिर्फ एक पक्ष है, एक रिकमेंडेशन है। स्कूल खोलने थे, कॉलेज बनाने थे, मेडिकल कॉलेजेस खोलने थे। सोचिए, आज भी भारत के लॉ कॉलेज, जितने सेंट्रल लॉ कॉलेज हैं, उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं है तमिलनाडु के अलावा। तो ये सब बड़ा सवाल है। कांग्रेस बीजेपी जहां जहां सत्ता में रही है लंबे समय तक, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। मैं अभी कोयम्बटूर में था, मैं केरला से आया हूं, त्रिवेंद्रम में था, कोई वहां लेफ्ट की सरकारें रही है लंबे समय तक और कांग्रेस की, और उन लोगों ने बिल्कुल रिजर्वेशन पर काम ही नहीं किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जयपाल मुंडा ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि किसी भी आदिवासी को हक तभी मिल पाएगा जब आदिवासी सत्ता में होगा। हेमंत सोरेन ने वो कर दिखाया है। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम काट की राजनीति सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस है। मुसलमानों के प्रति नफरत फैला के आप धर्म की राजनीति जब तक होती रहेगी, कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी का लीडरशिप चाहता है कि धर्म की राजनीति होगी, तो वो सफल नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस से आप उम्मीद नहीं कर सकते। इस देश का एक भी सवर्ण, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं सबसे हाईली, चाहे वो कैम्ब्रिज का पढ़ा हो, चाहे नॉन मैट्रिक हो, मैट्रिक पास ना हो, चाहे स्कूल ही नहीं गया हो, सवर्ण समाज से आप बात करके देखिए। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो, कैम्ब्रिज का पढ़ा हो, JNU में पढ़ा हो, चाहे देश के दुनिया के कहीं से भी एजुकेशन लेके आए हो। सुप्रीम कोर्ट के जज, आज 5 जज हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे सुनवाई कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अपने समाज के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। उनमें अभी सोशल जस्टिस की समझ नहीं आई है। भारत में अमूमन हम सब जाति प्रधान देश में रहते हैं, जाति मैटर करता है यहाँ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि डाइवर्सिटी जरूरी है। अगर आज मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में डाइवर्सिटी होती तो ये स्थिति न होती। बीजेपी का, RSS का एक मोनोपोली देखिएगा। जहां जहां वो अधिकारी जो सवर्ण समाज से हैं, उनको लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। गुजरात के DGP को 8 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो हेड हैं मिश्रा जी, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली उस पार्टी से और उस विचारधारा से सहमत हैं और वो अपने उस पार्टी के लिए काम करते हैं। सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर आपको बनने देगा, चीफ जस्टिस बनने देगा। ये बात हेमंत सोरेन के समझ में आ गई। और अब दावे के साथ कह सकता हूं कि 25 साल तो एकदम भूल जाइए, झारखंड में बीजेपी के लिए अब कोई मौका नहीं है अगर 27% रिजर्वेशन OBC का इंप्लीमेंट कर दिया जाए। क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड है, मिनरल्स है, वहां खनिज है, संपदा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर कोल माइंस हैं, भारतीय कोल लिमिटेड है वहां पे। तो ये सारे फैक्टर हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस को बचाना है अपनी सरकार, तो OBC को 27% रिजर्वेशन वहां भी नहीं है। सोचिए, 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में है। बिहार में 27% रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर के समय इंप्लीमेंट हो गया। तो जहां जहां SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां, उनके नेता नहीं है, वहां वहां तकलीफें हैं। जहां जहां कांग्रेस बीजेपी सवर्ण लीडरशिप है, मेरी 2 दिनों तक कांग्रेस के एक तेज तरार सवर्ण थिंक टैंक से बातचीत हुई। वो किसी मुद्दे पर यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि रिजर्वेशन की राजनीति, कमंडल की राजनीति कमंडल का काट है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि कमंडल का काट सिर्फ मंडल है। अगर राजस्थान में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, कांग्रेस दोनों जगह सरकार है, अगर वो अनाउंसमेंट नहीं करती है 27% रिजर्वेशन का, तो यकीन जान लीजिए वहां से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है। क्योंकि कास्ट एट्रोसिटी पर उनका कंट्रोल नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग उनसे नाराज हैं और मुस्लिम्स के वोट से वो चुनाव नहीं जीतेंगे। सवर्ण उनको वोट नहीं करता है और OBC के लोग, अगर OBC आरक्षण नहीं लागू होता है तो ऑब्वियस बात है वो बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि अगर उनको अधिकार मिलेगा तो वहां रहेंगे, अधिकार नहीं मिल रहा है तो धर्म बचाएंगे। धर्म बड़ी चीज होती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कमंडल का काट सिर्फ मंडल कमीशन है, सोशल जस्टिस है, और ये बात बाकी राजनेताओं को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए देर हो जाएगी। और सोचिए, ये बात बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से समझती है। सोचिए, यूपी चुनाव के समय बीजेपी ने OBC की कम्युनिटी को कहा कि हम शेड्यूल कास्ट में बनाएंगे, जबकि यह संभव नहीं है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होता है, जब तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल हल ही नहीं होगा, जब तक पता न चल जाए कि किसकी कितनी संख्या है। वो एक चुनावी शगुफा था, छोड़ा गया। OBC ने वोट किया कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आएंगे,
और उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब केंद्र सरकार ने शेड्यूल कास्ट के कुछ जातियों को चुना है, जिसको कह रहे हैं कि हम शेड्यूल ट्राइब में उनको जगह देंगे, इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, गुजरात में मामला फंसा हुआ है, आपको बता दें मध्य प्रदेश में मामला फंसा हुआ है। तो ये झुंझुना है, ये भी रद्द हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रद्द नहीं होगा। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया गया है। आप कट ऑफ देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, 4 नंबर 6 नंबर, मतलब शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से भी 10 गुना ज्यादा नीचे उनका कट ऑफ आता है। ये लोग मेरिट की बात करते थे। ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जनरल से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये वो तमाम सवाल है जिस पर राजनीति होनी चाहिए। और 2024 का चुनाव आप देखिएगा, रोजगार, सोशल जस्टिस, नीतीश कुमार को समझ है राजनीति की। चंद्रशेखर रावण से मुलाकात हुई है, वो बड़े शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। फैसला करना होगा मायावती जी को और ओवैसी को, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और ममता बनर्जी। ये देर सवेर ये इस गठबंधन की तरफ आएंगे, लेकिन सवाल कांग्रेस का है कि क्या कांग्रेस के जो सवर्ण लॉबी है, जो सवर्ण लीडरशिप है, वो राहुल गांधी को समझा पाएगी, प्रियंका गांधी को, कि सोशल जस्टिस के बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जो लीडरशिप है कांग्रेस में अभी भी वो नहीं बोलती है, डरे हुए हैं, चुप। मैं ये एक बड़ी विडंबना है। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सवर्ण वाली पार्टियों में, वो इतने डरपोक हैं, वो अपने हितों को इतना आगे रखते हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और मैं कोई घुमंतु बात नहीं कह रहा हूं, ये मेरा निजी अनुभव होता है। मैं घंटों पॉलिटिकल नेताओं से बात करता रहता हूं, लोगों से बात करता हूं, रोज 1000 कॉल्स उठाता हूं, फोन कॉल्स उठाता हूं, और तब मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करता हूं। सवर्ण समाज की सीधी सीधी राय है कि हमें रिजर्वेशन नहीं देना है। हिंदू मुस्लिम पर वो मुसलमानों के साथ हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं। 27% रिजर्वेशन मुसलमान को मिलता है। तो एक बात तो तय मान लीजिए कि सवर्ण समाज आज भी मेंटली रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को जो उसका संवैधानिक अधिकार है, जो भागीदारी का सवाल है, उसको एड्रेस करे। वो लिबरल दिख सकता है, अच्छा बोल सकता है, बाबा साहब के बारे में अच्छा बोल सकता है, फुले पेरियार अंबेडकर के बारे में अच्छा बोल सकता है, लालू यादव के बारे में अच्छा बोल सकता है, मायावती जी के लिए अच्छा बोल सकता है, लेकिन वो सिर्फ बोल सकता है, वो आपके अधिकार नहीं देगा। ये लिख के रख लीजिए। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 का चुनाव सोशल जस्टिस के नाम पे होने जा रहा है? फिलहाल विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा। अगर कांग्रेस के पास अभी भी तुरूप का पत्ता इक्का जो है वो बचा हुआ है, अगर वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 27% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट करते हैं, मध्य प्रदेश में मामला फंसा हुआ है, हो सकता है शिवराज सिंह चौहान अपना गद्दी बचाने के लिए और बीजेपी की वापसी के लिए 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दे। ये तय है। अब मैं अरविंद केजरीवाल पर आ रहा हूं, जो हरियाणा में बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल खैर वो सवाल को टाल गए। सवर्ण समाज के युवा ने पूछा था कि आप कब तक आरक्षण क्यों नहीं खत्म करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण दिया कास्ट एट्रोसिटी का, कि शेड्यूल कास्ट के साथ एट्रोसिटी होता है, लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे पर वो टाल गए और वो मैकाले पर ले गए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मैकाले नहीं आते तो सबके लिए स्कूल के दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, भारत में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए जो भी कर रहे हैं लोग, अच्छा या बुरा, वो इसी कम्युनिटी के लीडरशिप ने किया है और आगे भी वही करेंगे। सवाल है, आप प्रेशर बनाना होगा, आपको सोशल मीडिया पर बात करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। तो आपको तय करना है, जो समाज जगा रहता है, जो समाज सड़कों पर पसीना बहाता है, वो अपने कंधे पर लाश नहीं उठाता है। जो समाज घरों में बैठा रहेगा, पसीना नहीं बहाएगा, वो समाज अपना हक अधिकार खो देगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भारत में सवाल भागीदारी का है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं आरक्षण। तो इसलिए कह रहा हूं 2024 का चुनाव सोशल जस्टिस वर्सेज कमंडल होने जा रहा है। अगर मंडल और कमंडल की साफ साफ लड़ाई हुई, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, सवर्ण लीडर ममता बनर्जी भी शायद तैयार ना हो, नवीन पटनायक तैयार ना हो, लेकिन लड़ाई तो इसी पर लड़ी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के लिए शायद ही कोई राजनीतिक जगह मिले, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह से बिजनेस, जो छोटे कारोबारी हैं वो क्रश हो रहे हैं, प्राइस हाइक है, ये तय लग रहा है कि टीवी और अखबार के लगातार कोशिश के बावजूद बीजेपी अपनी सत्ता बचा ले जाए, ये बहुत मुश्किल है। फिर वही घूम फिर के हम वो लोग वही आते हैं,
तमाम इंस्टीट्यूशन पर उनका कब्जा है, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सीएजी हो, सब कुछ के बावजूद जब जनता सड़कों पर आएगी, जब जनता बड़ी संख्या में वोट डालेगी, तो फिर ये सब चीजें बेमानी हो जाती है। खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 में बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। बस शर्त इतनी है कि जो हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाई है, शानदार काम किया है, जो डीएमके कर रही है स्टालिन, वो अगर कांग्रेस करने लगे तो कांग्रेस की वापसी हो सकती है, वरना पदयात्रा से तो फिलहाल कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा है। हाँ, खबरों में वो आ गए हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या धर्म की राजनीति की काट सोशल जस्टिस है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है और आपका एक एक कमेंट अहम है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अपने विचार बनाने में मदद मिलती है। लखीमपुर की घटना बहुत दर्दनाक है, दुखद है। जो भी आरोपी है वो पकड़े जाए, लेकिन सवाल वही है कि आप कल्पना कीजिए, ये सारे आरोपी बैकवर्ड हैं, मुस्लिम हैं, इनको सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए, लेकिन यही कोई जाति विशेष के होते तो फिर पंचायतें होती, उनको बचाने की कोशिश होती। मैं इसलिए बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि आप कभी भी कोई ऐसा काम न करें जो संविधान विरोधी हो, जो इलीगल हो और कानून अपने हाथ में न ले। सांप्रदायिक दंगा, कम्युनल वायलेंस से अलग रहें, कास्ट एट्रोसिटी, जातीय हिंसा से अलग रहें, किसी भी तरह के लैंगिक हिंसा से अलग रहें, क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर आपस में लड़ते हैं, मैं खासकर SC ST और OBC से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जातीय हिंसा, कम्युनल वायलेंस में शामिल होते हैं तो आपको जरूर सजा मिलेगी। इसलिए इस देश को मजबूत बनाइए, संविधान को मजबूत बनाइए और एक बेहतर नागरिक बनिए। और डेमोक्रेसी की जड़ें जितनी गहरी होंगी, इस देश में लाचारी, बेबसी, गरीबी सब ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। अगर संविधान लागू होता है बेहतर तरीके से, तो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं, सब जगह से बातें हो रही है और सोशल मीडिया ने वो स्पेस दिया है कि लोग अपनी बातें रख रहे हैं, सब पर सवाल उठ रहे हैं, सबको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है और डेमोक्रेसी के लिए शानदार है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।